हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो विषय है, आज जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये प्योरली आईटीओ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हालांकि ये केस लॉ जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट डे टू डे बेसिस पे डिपार्टमेंटल वर्क में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम आता है। तो केस का जो नाम है वो है आईसीडीएस लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 2013 का है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना। अब इसका जो टॉपिक है, मतलब इसमें जो विषय है, जो मेन इशू है वो ये है कि डेप्रिसिएशन क्लेम के रिगार्डिंग में क्या जो लीज्ड और हायर परचेज, मतलब लीज्ड एसेट या कोई भी व्हीकल है उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा सकता है या नहीं, जबकि ओनर का नाम किसी लेसी को है और खरीदने वाला कोई और है, मतलब खरीदने वाला एसएससी है। तो बेसिकली 2013 में आईसीडीएस का केस है। इसमें फैक्ट्स ये हैं, अगर आप देखेंगे तो नाम लिख देता हूं, आईसीडीएस लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2013 का है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना। इशू क्या है? इशू है डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट, है ना, डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट। और इसमें जो विषय है या इशू है वो ये है, मतलब पहले तो मैं फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट ये है कि आईसीडीएस एक कंपनी है ना, जिसका काम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग लोन वगैरह जो प्रोवाइड करती है, प्लस में लीज एंड हायर सिस्टम पे भी ये लीज देती है मोटर व्हीकल्स और एसेट्स, करेक्ट। तो मल्टीपल बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस होने के साथ साथ में ये कोई किसी भी एसेट को परचेज करके, खास करके व्हीकल की बात है कि सर्टेन ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स जो है ये खरीदता है और किसी को लीज पे दे देता है। तो आप लोगों को पता है कि जब कोई व्यक्ति लीज पे एसेट को देता है तो जो देता है उसे क्या बोलते हैं? लेसर, है ना। जो देने वाला मतलब लीज पे जो देता है, लीज गिवर, है ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। और जो लेता है लेसी कहलाता है, जो लीज पे एसेट लेता है। लीज टेकर का लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो एसएससी जो है एक तरह से लेसर के तौर पे काम कर रहा है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, रिजर्व बैंक के द्वारा ऑथोराइज्ड है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंसिंग करना, इसका ऑब्जेक्टिव है लीज आउट करना। तो ये सर्टेन व्हीकल्स को परचेज किया और कस्टमर के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया। उस एग्रीमेंट के आधार पे वो व्हीकल जो परचेज किया उसने उसको दे दिया। एमबी एक्ट के अंतर्गत, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन उसमें दिया गया है या ऐसा किया गया कि जो भी लेसी है उसी के नाम पे इस लेसर ने, मतलब हमारे एसएससी ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ध्यान रखिएगा, जबकि फाइनेंसिंग में पूरा पेमेंट किसने किया? एसएससी ने, आईसीडीएस ने। लेकिन जब मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जब डॉक्यूमेंट्स पे या आरसी पे डॉक्यूमेंट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है तो उसमें कस्टमर का नाम लिखा गया जो कि लेसी है और उसको एग्रीमेंट पे दिया गया सर्टेन पीरियड के लिए विद सर्टेन ग्राउंड्स में ये भी है कि आप पर्टिकुलर, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट मंथली पे करेंगे और इस व्हीकल को आप अनऑथराइज्ड वे में नहीं एक्सटेंड करेंगे, नहीं यूज करेंगे। जब भी लीज खत्म होगा उस व्हीकल पे हमारा ओनरशिप होगा या हम टाइटल को पोजेस करेंगे, करेक्ट। उसके बाद है कि रेंटल पेमेंट जो क्लियर हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, डिटरमाइन हुआ है, अगर वो आप नहीं पे करते हैं तो सर्टेन नोटिस के बाद लेसर जो है लेसी से वो एसेट तो ले ही सकता है, प्लस में पेनल्टी भी होगा कि जो लिटिगेशन में एक्सपेंसेस होते हैं दैट विल आल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम द लेसी। बेसिकली इसमें फैक्ट्स ये है कि जब ये लेसर, मतलब आईसीडीएस एसएससी लेसी को दे देता है
तब वो बिजनेस के आधार पे उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है, राइट। मतलब क्या हुआ कि एसएससी ने रिटर्न फाइल किया और जितने भी व्हीकल परचेज किए थे जो अपने पास था बिजनेस के पर्पज से उस पर, और जो उसने कस्टमर को दे दिया था उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया। पहला पॉइंट क्या क्लेम किया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एट प्रोस्क्राइब रेट पे क्लेम किया, मतलब नॉर्मल रेट पे, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया। एडिशनल डेप्रिसिएशन या इनहेंस डेप्रिसिएशन क्लेम किया। क्लियर? जिससे कि प्रोसेसिंग के बाद जब स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ तो उसमें एओ ने उसे इनहेंस जो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है, इनहेंस्ड डेप्रिसिएशन जो क्लेम किया था, और जो डेप्रिसिएशन उसने कस्टमर को जो दिया था, मतलब लीज पे जो दिया था, उस पर भी एओ ने डेप्रिसिएशन को डिक्लाइन कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं आपको, क्योंकि आप उसके ना ओनर हैं ना ही आपने अपने बिजनेस पर्पज से यूज किया। क्लियर? टॉपिक ध्यान रखिएगा क्या हो गया इसमें कि जो व्हीकल लेसर ने लेसी को दिया उस पर जो डेप्रिसिएशन उसने क्लेम किया था, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और इनहेंस्ड मतलब हायर रेट पे जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, वो दो ग्राउंड पे डिक्लाइन कर दिया गया एओ के द्वारा। ओनरशिप के थ्रू और दूसरा क्या था? बिजनेस यूज, है ना, बिजनेस यूज। इस दो ग्राउंड पे एओ ने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई आपको ये नहीं मिलेगा। एसएससी कहता है, जाता है सीआईटी अपील में, सीआईटी अपील ने बिजनेस यूज के पर्पज से ये बोला गया कि उसे नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन होता है वो उसको अलाउ किया जाएगा, जबकि इनहेंस डेप्रिसिएशन या हायर रेट पे जो डेप्रिसिएशन है विल नॉट बी अलाउड। जिसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट जो है आईटीटी में जाती है और एसएससी भी पहुंचता है, तब आईटीटी ने बोला कि नहीं भाई इसे दोनों ही दिया जाएगा, मतलब नॉर्मल रेट पे जो डेप्रिसिएशन है वो भी दिया जाएगा और इनहेंस रेट पे जो डेप्रिसिएशन वो भी दिया जाएगा, क्योंकि उस व्हीकल का जो कि उसने लीज पे दिया है उसका भी ओनर ये एसएससी है और ये भी बिजनेस पर्पज से यूज होता है। आईटीटी के बाद रेवेन्यू हाईकोर्ट जाती है, जहां पर रेवेन्यू का आर्गुमेंट ये होता है कि सर ये बताइए कि इसमें ओनरशिप में मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो सर्टिफिकेट मंगवाया, जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाया, उसमें भी कस्टमर का नाम है ना कि एसएससी का नाम है, तो कैसे ये ओनरशिप एस्टेब्लिश होता है? मतलब इसका ओनरशिप नहीं है। दूसरा कि जो ये जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन या इनहेंस डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है, जो लीज आउट किया हुआ है, ये तो उसके अपने बिजनेस पर्पज से यूज नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे इस पे हम डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे? तो हाई कोर्ट ने इस क्वेश्चंस को रिफ्रेम करके एडमिट किया और उसमें रिफ्रेम में ये बोला कि इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाए कि वेदर सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट में जिसमें ओनरशिप ऑफ द एसएससी इज देयर और नॉट, और एडिशनल डेप्रिसिएशन, इनहेंस डेप्रिसिएशन विल बी गिवन और नॉट ऑन द लीज प्रॉपर्टी। क्लियर? तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया वो रेवेन्यू के फेवर में आया। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू के फेवर में आया, जिसमें ये कहा गया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो नाम आता है वो निखर कर या बाहर आता है तो पता चलता है कि लेसी मतलब कस्टमर का नाम है, ना कि इस एसएससी का नाम है। इसके आधार पे ये ओनरशिप तो स्टैब्लिश ही नहीं होती है। करेक्ट? दूसरा पॉइंट है बिजनेस यूज के लिए, तो इसमें बोला गया कि एसएससी तो उसे यूज नहीं किया, तो लीज पे दे दिया सामने वाले को, है ना। अब वो सामने वाला यूज कर रहा है, वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, क्योंकि बिजनेस के पर्पज से तो वो व्यक्ति यूज कर रहा है ना, कस्टमर यूज कर रहा है। देन कस्टमर शुड हैव द राइट टू क्लेम डेप्रिसिएशन, नॉट द एसएससी। तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया वो डिपार्टमेंट के फेवर में आया। क्लियर? इस दो ग्राउंड पे कि भाई ओनरशिप नहीं है और बिजनेस के पर्पज से एसएससी ने नहीं यूज किया। यही मैटर फर्दर एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट तक ले गया और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जजमेंट को उसने रिवर्स कर दिया। हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर दिया और उसने ये एस्टेब्लिश किया कि ओनरशिप और बिजनेस यूज दोनों ही सब्सटेंशिएट होते हैं और इसी का है। चलिए इस पर हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे इस चीज को माना कि ये बिजनेस यूज के लिए है और ये ओनरशिप एसएससी का है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये हाईलाइट किया कि
कि सेक्शन 32 जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है उसमें कहा गया है कि बिजनेस जो है जो कैरी आउट किया जा रहा है एसएससी के द्वारा या कोई भी एसेट डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, तो पहले एसेट का ओनरशिप होना चाहिए, दूसरा बिजनेस पर्पज से यूज होना चाहिए। करेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पर हाईलाइट किया कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है सेक्शन 32 या डेप्रिसिएशन क्लेम में कि दैट व्हीकल शुड बी यूज फॉर इट्स ओन बिजनेस यूज, बिजनेस पर्पज। क्लियर। मतलब क्या हुआ कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बिजनेस यूज का मतलब होता है ओन बिजनेस। ये एसएससी का लीज आउट पे देने का हायर परचेस सिस्टम पे अलग अलग प्रोसेस है जो कि एग्रीमेंट के थ्रू ये दे रहा है, तो उसका एक बिजनेस है कि लीज पे दे रहा है। अब उस बिजनेस में डेप्रिसिएशन क्लेम करने का राइट बनता है। क्लियर। मतलब ये कि ओन बिजनेस के लिए ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, बिजनेस यूज के लिए लिखा हुआ है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आर्गुमेंट या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह दिया गया कि एज पर एग्रीमेंट ये हर जगह क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक रेंटल पर्पज से दिया गया है, एक सर्टेन पीरियड के लिए दिया गया है। साथ में ये भी डिसाइड किया गया है कि जब भी एग्रीमेंट खत्म होगा वो ऑटोमेटिकली वो एसेट जो है एसएससी के पास आ जाएगा, मतलब लेसर के पास आ जाएगा। तो ये अपने आप में ये शो करता है कि ये ओनरशिप है। ओनरशिप पे और डिटेल बात करते हैं, लेकिन साथ में ये बोला कि कस्टमर जिसने लीज पे लिया है वो भी डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर रहा है। करेक्ट। प्लस में एसएससी जो लीज पे दिया है गाड़ी, वो उसका लीज पे देना एक बिजनेस है, तो वो बिजनेस पर्पस से उसको यूज कर रहा है, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन के लिए वो एलिजिबल होता है। तो ना केवल नॉर्मल रेट से बल्कि इनहैंस रेट से या हायर रेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है। क्लियर। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब ओनरशिप पे मल्टीपल डिस्कशन होता है जिसमें कि एग्रीमेंट की कॉपी भी पढ़ा जाता है जो आईटीटी ने भी बताया था, है ना। और उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस को भी पढ़ा गया, सेक्शन 213 214 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को भी पढ़ा गया। इन सारे सेक्शंस को एक्युमुलेटेड वे में पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया या वर्डिक्ट दिया कि ये तो ओनरशिप इसी का है। कैसे? राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी, राइट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी, राइट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी। मतलब अगर उसके बाद राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी अगर इस एसएससी के पास है, आईसीडीएस के पास, तो ये तो ओनरशिप है। क्योंकि ब्लैक स्टोन के डिफिनीशन में या अलग अलग वो डिक्शनरी में जो लीगल डिक्शनरी होते हैं वहां पे भी जो डिफिनीशन दिया गया, उन सारे डिफिनीशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये एस्टेब्लिश किया कि ये आईसीडीएस जो है एक ओनर है और ओनर के अंतर्गत इसके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो राइट टू पोजेस, राइट टू ट्रांसफर, राइट टू एलिनेट, राइट टू डिस्ट्रॉय, ये सारे चीज हैं। और जब ये सारा पावर इसके पास है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज ओनर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो लेसी है जिस कस्टमर को ये दिया गया है उसके पास ये सारे पावर्स नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है कि आपको रेंटल पर मंथ इतने तारीख को रेंट देना है। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद या टेन्योर खत्म होने के बाद वो एसेट आपको रिटर्न करना है। अगर उस एसेट के मिसयूज के कारण या कोई चीज इफेक्ट होता है देन ही लेसी विल बी लायबल। करेक्ट। और मान लीजिए कि एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के वायलेशन में कुछ ऐसा होता है, then SSC means lesser will be eligible to recover the damages, will eligible to file the suit and the cost of the suit will also be recovered from the lessee। तो इन सारी बातों में क्लियर हुआ कि लेसी जो है या कस्टमर जो है ना ही उसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, ना ही उसका राइट है कोई टाइटल होल्ड करता है एज ए ओनर ऑफ द लीज प्रॉपर्टी। क्लियर। तो ये ओनरशिप के रेस्पेक्ट में ये ओनर माना जाता है। और उसके बाद अलग अलग सेक्शंस को भी कोट किया, 32A का, 32B, जो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कोर्ट में किया गया। एक पॉइंट और है जिसमें ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ओनरशिप को एस्टैब्लिश नहीं करता है, बल्कि टाइम बीइंग टेम्पोरली टू होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर सर्टेन पीरियड, या जब तक होल्ड करता है उस एक्ट के अंतर्गत वो ओनर माना जाता है। और दैट एक्ट इज फॉर लिमिटेड पर्पस। मोटर व्हीकल एक्ट के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट के आधार पे ओनरशिप ऑल अराउंड एस्टैब्लिश हो जाता है, ये कहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट इज फॉर मोटर पर्पस। करेक्ट। और जनरल जो ओनरशिप होता है वो ऑल ओवरऑल होता है। मतलब क्या हुआ कि ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ए लार्जर व्यू
राइट। जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो ओनरशिप है एज पर सर्टिफिकेशन दैट इज फॉर लिमिटेड पर्पस, फॉर लिमिटेड व्यू। क्लियर। तो इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अगर आपके पास ओनरशिप है किसी व्हीकल का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट ओनरशिप हो सकता है, वो चैलेंज किया जा सकता है, राइट। और साथ में एग्रीमेंट तो है ही, तो मोटर व्हीकल एक्ट में भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, प्रोविजन दिया गया है कि अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट है जिसके आधार पर रजिस्ट्रेशन जो है सर्टेन पर्सन के नाम पे किया गया है, और जिसमें कि उसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में अगर चेंज होता है तो लेसर का या जिसने एग्रीमेंट में लीज पे जिसने डॉक्यूमेंट दिया है उसका कंसेंट लेना जरूरी है। इट मीन्स दैट लेसी और द पर्सन हुज नेम इज ऑन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनर। क्लियर। तो जब ओनरशिप और बिजनेस यूज, मतलब नॉट ओनली ओन बिजनेस, फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस यूज, अगर ये दोनों चीज एस्टेब्लिश होता है देन आईसीडीएस विल बी एलिजिबल टू गेट डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज वेल एज इनहैंस्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 2013 का, और अपना डिपार्टमेंटल वर्क में अलग अलग जगह पे इसे यूज किया जा रहा है। हम लोग डिसअलाउ करते हैं कि ओनरशिप नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ओनर कोई और है, सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, एसएससी के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ फाइनेंस करवाया है, उसने बिल दिया है कि भाई हमने पूरा पेमेंट किया है, तो दैट इज नॉट द ओनरशिप। तो इसी पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया, बोला नहीं, ही इज द ओनर। ओके। सो आई होप कि आपको ये केस आईसीडीएस वर्सेस सीआईटी 2013 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको समझ में आया होगा, और इस चीज का आप डिपार्टमेंटल वर्क में ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू एको लॉ चैनल।